आज के इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस करने से पहले हम कुछ जनरल टर्म्स पढ़ लेते हैं ताकि हमें लॉ ऑफ मास एक्शन शुरू करने में आसानी हो। सबसे पहले है इक्विलिब्रियम और उसकी टाइप डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डायनामिक इक्विलिब्रियम की नज़रिए से समझेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तो बराबर हो जाता है, लेकिन रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि रेट फॉरवर्ड रिएक्शन जारी रहता है और रिवर्स रिएक्शन भी जारी रहता है और एक दूसरे को काउंटर करते हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहते हैं, लेकिन रिएक्शन रुकता नहीं है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक खसूसियत होती है कि अगर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में से किसी की तादाद भी बढ़ाई जाए या कम की जाए तो उससे रिएक्शन पर असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर H2 और O2 रिएक्ट करवाते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम में, तो हमारे पास H2O हासिल होता है। बैलेंस हम कर लेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये देखें कि H2O2 से रिएक्ट कर रहा है और H2O बना रहा है और H2O दोबारा O2 और H2 में कन्वर्ट हो रही है। इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि H2 और O2 से मिलकर H2O का बनना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है जो इस तरफ है, और एक रिवर्स रिएक्शन है जो इस तरफ है। ये दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। दोनों की कंसंट्रेशन में भी कोई चेंजिंग नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जितना ही H2 और O2 बन रहा है H2O के लिए, उतना ही H2O टूट कर H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस सूरत में डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। और लॉ ऑफ मास एक्शन में भी हम इसी ही स्टेट को कंसीडर करेंगे और कुछ वैल्यूज़ अखज़ करेंगे। तो चलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ। लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन तो मैं साथ साथ करवाता हूँ। सबसे पहले हम एक इक्वेशन लेते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है A और B रिएक्ट करते हैं आपस में और बना देते हैं COD। इसमें भी रिएक्शन को आप दो हिस्सों में डिवाइड करें। ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, यानी कि फ़र्ज़ी रिएक्शन है। ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सी और डी कुछ भी केमिकल्स बना रहे हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेकिन रिवर्स रिएक्शन में सी और डी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ए और बी बना रहे हैं, यानी कि इस तरफ में जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड है और इस तरफ जो रिएक्शन है वो रिवर्स है। फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स को हमें समझना पड़ेगा लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और रिवर्स रिएक्शन के लिए सी और डी रिएक्टेंट्स हैं। चूँकि रिवर्सिबल रिएक्शन दो हिस्सों पर डिवाइड होता है, एक फॉरवर्ड और रिवर्स। रिवर्स रिएक्शन के प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट चेंज होते हैं, यानी कि इंटरचेंजेबल होते हैं। जो फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिवर्स रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं, जो फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिवर्स रिएक्शन के रिएक्टेंट्स होते हैं। इसी तरह तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या स्टेट करता है? लॉ ऑफ मास एक्शन ये स्टेट करता है कि अगर एक सब्सटेंस है और वो कन्वर्ट हो जाता है बी में, तो इस रिएक्शन का रेट ए पर डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा ए की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा तेज़ी से बी बनेगा। मैंने कहा लफ्ज़ तेज़ी से, यानी कि ये रेट को डिफ़ाइन करता है बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन, कि कितनी तेज़ी से रिएक्शन हुआ है ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हों, जैसे कि हमारी इस सूरत में कि ए भी है हमारे पास, बी भी है, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सी और डी बना रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमें ए और बी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। लेकिन किस चीज़ का? उनकी कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, जो यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे, वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
डेसीमीटर क्यूब दर हकीकत 1 लीटर के बराबर भी होता है। सो हम मोल पर लीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कंसंट्रेशन का यूनिट है। और प्रोडक्ट हम अगर मेरे पास ये रिएक्टेंट्स हैं तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ये बेसिकली एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करता है। एक्टिव मास, हाँ यहाँ एक नई टर्म आ गई, एक्टिव मास। एक्टिव मास से मुराद रिएक्ट करने वाली जो रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर फॉरवर्ड रिएक्शन की सूरत में ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इन रिएक्ट करने वाली अशिया की कंसंट्रेशन है, सॉरी इनका मैस है। मैस चूँकि केमिस्ट्री में हम इसे कंसंट्रेशन में डिवाइड करते हैं, तो तब्दील कर लेते हैं, कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन अ मिक्सचर। सो एक्टिव मास दर हकीकत कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या स्टेट करता है? लॉ ऑफ मास सेक्शन सिंगल रिएक्शन की सूरत में कि एक अगर रिएक्टेंट है तो वो ये कहता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिफाइन करती है केमिकल रिएक्शन की स्पीड को। लेकिन अगर तीन रिएक्टेंट्स हैं तो वो उसकी प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर फॉरवर्ड रिएक्शन की सूरत में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की सूरत में ए और बी का प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन को चूँकि मैंने आपको कहा था मैं स्क्वायर ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाता है इस सूरत में। ये है लॉ ऑफ चूँकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी की प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। ये है बेसिकली लॉ ऑफ मास सेक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन की सूरत में। यही हम अपना रिवर्स रिएक्शन पर भी जब अप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो चीज़ आ जाएगी वो है आर रेट ऑफ रिवर्स। ये आर कैपिटल रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी और डी की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। चूँकि हम जानते हैं कि जब कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हटता है तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें ऐड करना पड़ता है। तो इस सूरत में के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूवन है कि इसकी वैल्यू 1 नहीं है, तो इसकी कोई वैल्यू है, एग्जिस्ट करती है, तो ये के कायम रहेगा। अगर के की वैल्यू 1 होती तो के ख़त्म हो जाता। ये एक्सपेरिमेंटली हमें मेजर करना पड़ता है। इसी तरह इस सूरत में सी और डी मेरे पास आएगा। चूँकि हमें एक्सपेरिमेंटली ये भी पता चला है कि के की वैल्यू फॉरवर्ड रिएक्शन में और के की वैल्यू रिवर्स रिएक्शन में बराबर नहीं होती, तो इसीलिए इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को फ़र्क करने के लिए मैं इनके साथ के एफ लगाऊंगा, के एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन की प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसी तरह आर फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब हमारे पास ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन आगे जा रहा है, रिवर्स रिएक्शन पीछे जा रहा है। कहानी को ज़रा समझें, फॉरवर्ड रिएक्शन आगे जा रहा है, रिवर्स रिएक्शन पीछे जा रहा है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। तो ऐसी सूरत में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो ये कौन सी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम की, डायनामिक इक्विलिब्रियम की। तो अब हमारी इस रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो चुका है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो अब हम इक्विलिब्रियम को स्टडी करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मास सेक्शन में। तो मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा, आर एफ की वैल्यू है के एफ ए और बी का प्रोडक्ट, और इस तरह के आर सी एंड डी का प्रोडक्ट। ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हो गई। अब मैं के आर को इसके नीचे ले जाता हूँ और इन दोनों प्रोडक्ट्स को इसके नीचे, के एफ डिवाइडेड बाय के आर और सी डी डिवाइडेड बाय ए एंड
बी। हमने के एफ ओवर के आर से, चूंकि ये दोनों कांस्टेंट है और दोनों जब डिवाइड होते हैं किसी भी एक खास केमिकल रिएक्शन के लिए, तो उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट ही होती है। तो हमने इसको एक नई कांस्टेंट का नाम दे दिया कि के सी बराबर हो गया के एफ ओवर के आर, यानी कि के एफ ओवर के आर को हमने एक नए कांस्टेंट का नाम दे दिया जिसका नाम रखना के सी। के सी दर हकीकत प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, किसका? इक्विलिब्रियम की स्टेट में। ये इसीलिए हम इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं। ये है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन अगर ये तो सिंपल रिएक्शन है जिसमें जैसे हम इस रिएक्शन में हमने मोल्स ऐड किए थे, H2 के साथ 2 मोल्स लगे हुए हैं और वाटर के साथ 2 मोल्स लगे हुए हैं। इसी तरह हमारे हाइपोथेटिकल रिएक्शन में फ़र्ज़ करें इनके साथ मोल्स लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर हमने फ़र्ज़ी नाम दे दिए इनको, इसके साथ A मोल है, B के साथ B मोल है, C के साथ C मोल है, D के साथ D मोल है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन इस सूरत में क्या डिफाइन करता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि इनके जो मोल्स हैं वो इनकी पावर बन जाएंगे, जो इनके मोल्स हैं वो इनकी पावर बन जाएंगे। सिंपल, आप यहाँ इसकी पावर प्रोडक्ट इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर मोल्स इनके लिखते हैं। B के साथ B मोल्स, C के साथ C मोल्स, D के साथ D मोल्स। इसी तरह मेरे पास इक्वेशन जो बन जाएगी आप ये देखें, CDAB। तो ये इक्वेशन मेरे पास बेसिकली आ गई कि Kc इज़ इक्वल टू C पावर C, D की कंसंट्रेशन की पावर D, A की कंसंट्रेशन की पावर A और B की कंसंट्रेशन की पावर B। ये हमारे पास एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। Kc प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम की हालत में। Kc की काफ़ी सारे यूजेस हैं, हम आगे पढ़ेंगे। Kc की वैल्यू से हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि रेट के इक्विलिब्रियम रिएक्शन की नोयत कैसी है, नेचर कैसी है। इस वक्त रिएक्शन किसी भी टाइम पर हम रिएक्शन में हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि अभी देख सकते हैं बल्कि कि इक्विलिब्रियम कायम हुआ है कि नहीं। अगर कायम हो गया है तो हम उसका भी पता लगा सकते हैं, अगर नहीं कायम हुआ तो उसका भी पता लगा सकते हैं। और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कितनी हद तक प्रोडक्ट्स बाकी हैं और कितनी हद तक रिएक्टेंट्स। हमारे पास ये आइडिया भी हम गेन्स कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ Kc की वैल्यू से। ये हम आगे अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी हम हमारा लेक्चर्स एंड होता है Kc की वैल्यू तक डिटरमिन करने के साथ।